हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप मेरी आवाज सबको आ रही है। आई होप एवरीबॉडी इज गुड। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने निफ्टी के चार्ट से। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। आप ये देखिए, मैंने पिछली बार भी एक सज्जन को ये बताया था। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि आरएसआई के साथ में कैसे मैच कर रहा है हमारा चार्ट। तो मैंने बताया था कि भाई, आरएसआई के साथ मैच करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि पहले आप जो प्राइस ने जो स्विंग्स बनाए हैं उनके हाई और लो मार्क कर लीजिए। अब जैसे प्राइस ने पिछला स्विंग हाई बनाया था 11,341 का, तो एक लाइन हमने यहाँ खींच दी, हॉरिजॉन्टल लाइन। और प्राइस ने जो स्विंग लो बनाया था वो 10,882 का था, तो एक स्विंग लाइन हमने यहाँ खींच दी। यही काम हम कर लें अपना आरएसआई की स्विंग हाइज के साथ। तो अब हमको ये देखना है कि जब प्राइस ये पुरानी स्विंग हाई के ऊपर जा रहा है तो क्या आरएसआई पुरानी स्विंग हाई के ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है। अब जैसे इसको हम पुराने अपने डेटा के साथ देखें तो पीछे आरएसआई ने ये एक स्विंग हाई बनाई थी और ये एक स्विंग लो बनाई थी। आप ये देखिए कि यहाँ आरएसआई ने ये स्विंग हाई बनाई और ये स्विंग लो बनाई। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस ने हाई बनाता गया वैसे वैसे आरएसआई भी हाई बनाती जा रही थी। लेकिन अब ये स्थिति आ रही है कि प्राइस ऑलमोस्ट पिछली हाई को पार कर चुका है या टेस्ट कर रहा है, और आरएसआई अभी जो पिछली हाई है उसको टेस्ट नहीं कर पा रही है। इसका मतलब डेली चार्ट में आरएसआई पिछड़ रही है। इसी बात को टेक्निकल टर्म्स में कहा जाता है डाइवर्जेंस। दैट डाइवर्जेंस इज अपीयरिंग इन आरएसआई। अब ये तो एक बात हो गई, लेकिन अभी इस चीज को हम कंफर्म नहीं मानते क्योंकि यहाँ पर अभी प्राइस ने फाइनली एक ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो हम इसको क्या करते हैं कि एक इस स्विंग के बेसिस पे एक फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करके ये लेवल निकाल लेते हैं कि भाई प्राइस का कौन कौन से लेवल टेस्ट करने का प्रोजेक्शन है ये। तो ये पहला लेवल आता है 11,462 का। तो अपन इंतजार करेंगे कि जब प्राइस 11,462 टेस्ट करे तब आरएसआई क्या ये पुराने हाई को पार कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आरएसआई इस पुराने हाई को तब पार कर लेती है तब हम कहेंगे कि भाई मोमेंटम अभी कॉन्टिन्यूड है आरएसआई के द्वारा, ऐसा इशारा मिलेगा। लेकिन अगर 11,462 11,465 के आसपास जब प्राइस पहुंचे और वहां तक पहुंचते समय आरएसआई ऐसे ही पिछड़ी रहे तो हम ये कहेंगे कि भाई डाइवर्जेंस तो अपीयर हो गया है। तो ये एक तरीका होता है स्विंग के साथ में आरएसआई और प्राइस को साथ साथ रीड करके ये देखने का कि भाई डाइवर्जेंस आ रही है या दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ये बड़ा आसान तरीका मैं आपको सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ। अदरवाइज लोग इसको कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं और फिर कंफ्यूज रखते हैं, खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। तो ये तो हो गई जी हमारी प्राइस और आरएसआई की स्टडी। और जैसे मैंने बताया कि एज पर फिबोनाची एक्सटेंशंस पहला टारगेट निफ्टी का 11,341 पार करने पर करीब 11,460 11,465 का बनता है। ये इस एक्सटेंशन के हिसाब से मैंने आपको बताया। अब हम एक बार और पिछले हिस्टोरिकल डेटा पे चले जाते हैं और देखते हैं कि भाई निफ्टी ने जो पुराना हाई बनाया था वो 12,430 का बनाया था और 12,430 के हाई से ये नीचे गया था 7,511 तक। तो ये वाला जो स्विंग है इसकी अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल्स निकालें तो रिट्रेसमेंट लेवल क्या निकलती है, हम एक वो निकाल के देखते हैं।
तो मैं ये एक्सटेंशन लेवल हटा देता हूं और इसकी जगह पर रिट्रेसमेंट लेवल लगा देता हूं। ये 0.786 यानी 78.6% रिट्रेसमेंट, जो कि एक फिबोनाची रेशो है, ये आता है 11,377। और आप देखिए निफ्टी ने अभी तक 11,374 373 का हाई बनाया है। तो मोटा मोटी इस रिट्रेसमेंट लेवल को निफ्टी टेस्ट कर रहा है। तो ये एक और हमारे पास संभावना बन रही है कि भाई इस लेवल के आसपास से हो सकता है कि एक डिप फिर से आए, और यहाँ भी RSI जो है वो थोड़ा सा पिछड़ रही है। तो इसका मतलब लॉन्ग पोजीशंस पे बहुत ज्यादा अभी रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं है। हो सकता है कि लॉन्ग पोजीशंस को आप बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर कीजिए, उनको बढ़ाइए मत। दूसरी बात, अगर मैं देखूं पुराने चार्ट पे, तो अपने को यहाँ पे एक गैप भी नजर आ रहा है, और ये जो पुरानी सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस है, ये वाला लेवल अगर मैं निकालूं तो ये लेवल आता है 11,614 का। तो इस तरह से हम अलग अलग लेवल निकाल लेते हैं अपनी एनालिसिस के द्वारा, और फिर मोमेंटम इंडिकेटर और प्राइस एक्शन को देख के ये देखते हैं कि भाई वहां से प्राइस क्या कह रहा है, जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस हैं वो क्या कह रही हैं। तो आप ये देखिए पिछले ऑलमोस्ट 5 दिन से बहुत ही नैरो रेंज में प्राइस घूम रहा है। मुझे एक बार की ये उम्मीद थी कि 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, और यूजुअली अगस्त के ये जो दूसरे हफ्ते में बाजार एक रैली दिखाता है, जिसको मैं इंडिपेंडेंस डे रैली के रूप में मानता हूं। लेकिन इस बार बाजार ने ऐसी कोई रैली तो नहीं दिखाई, लेकिन अभी तक कमजोरी को भी नहीं दिखाया है, मतलब कमजोरी को रोक के रखा हुआ है, और सब सेक्टर चल रहे हैं, सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर नहीं चल रहा। अगर बाजार ने फर्दर ऊपर जाना है तो कुछ सेक्टर रोटेशन टाइप की चीज होगी, तभी बाजार ऊपर जाएगा। सेक्टर रोटेशन का मतलब कि भाई कुछ स्टॉक, कुछ सेगमेंट जो कि ऊपर है, जैसे कि भाई फार्मा खूब ऊपर भाग रहा है, FMCG ऊपर है, IT भी ऊपर है, अभी पीछे मेटल और ऑटो भी ठीक ठाक चलने लगे हैं। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि अभी तक नहीं चला है। तो अगर यहाँ से फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कुछ तेजी नजर आती है, तब हम ये मानेंगे कि बाजार कुछ और ऊपर जा सकता है, और ये जो 10,614 का मैंने जो लाइन खींची हुई है, यहाँ तक भी खींच सकता है। तो ये देखने के लिए कि भाई बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, एक बार उधर भी नजर मार लेते हैं। हमारा बैंक निफ्टी जो है, ये देखिए मैंने पुरानी लाइनें खींची हुई हैं शायद पिछले सेशन की, कि यहाँ पर एक सपोर्ट थी, और यहीं से बैंक निफ्टी ने ये सपोर्ट लेके ये बाउंस लिया है, और ये एक पहला रेजिस्टेंस था 22,350 का। तो उसी के आसपास आज 22,400 के आसपास इस वक्त बैंक निफ्टी चल रहा है। तो 22,350 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रुकने में कामयाब रहता है, तो इसमें थोड़ी और तेजी हम देख सकते हैं। अगला रेजिस्टेंस लेवल हमको 22,750 पे दिख रहा है, और नीचे अगर मैं सपोर्ट ड्रॉ करूं तो वो हमको ये पॉइंट दिख रहा है। तो यानी अब मैं ये बीच वाले इसको हटा दूं, तो अब बैंक निफ्टी की जो हमारी रेंज नजर आ रही है वो 22,000 से लेके 22,750 के बीच की रेंज नजर आ रही है। तो ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब एक बार देख लेते हैं कि भाई हमारा जो ओपन इंटरेस्ट टेबल है वो क्या कह रही है। ओपन इंटरेस्ट टेबल में एक NSE वालों ने अपनी एक साइट बदल दी है, अब नई साइट को फंक्शनल कर दिया है, और पुरानी साइट को जो है वो उन्होंने बंद कर दिया है। तो जो पुराने फॉर्मेट में हम डेटा देखते थे NSE की साइट पर, अब उस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है। आप ये देखिए, पहले यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट था, इसकी फिगर्स लाखों में होती थी, अब ये लाखों की बजाय हजारों में ही दिखने लगी है।
इसका मेन कारण ये है कि पहले वो जो नंबर था वो कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू 75 करके होता था। अब ये जो नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से ही दिखाया बताया जा रहा है। तो वो थोड़ा सा हमको समय लगेगा अपने आप को इस नई टेबल के साथ एडजस्ट करने में, क्योंकि पहले हम लाखों की संख्या की बात करते थे कि 10 लाख जुड़ गए, 20 लाख जुड़ गए। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आज जो है 11,300 की पुट साइड पे 34,000 जुड़े हुए दिखा रहा है। तो ये 34,000 नए कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो ये 34,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं 71,000। अगर हम आ जाएं कॉल साइड पे तो हमको पता चलता है कि कॉल साइड पे ये 1,1100 कॉन्ट्रैक्ट कम हुए हैं, यानी 11,300 पर इस वक्त पुट साइड पे पकड़ ज्यादा है, यानी एक सपोर्ट डेवलप हो रही है 11,300 की स्ट्राइक पर। और अगर हम जाएं देखें कि रेजिस्टेंस कहाँ डेवलप हो रहा है, तो हमको नजर आ रहा है भी 11,400 की स्ट्राइक पर ये 27,000 नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, 11,450 पर ये 22,000 नए जुड़े हैं, और 11,500 पर ये 30,000 नए जुड़े हैं। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और सपोर्ट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। यानी अभी तक जो है वो बाजार में सपोर्ट मजबूत हो रही है 11,300 के आसपास। तो ये हमारे पास एक ओपन इंटरेस्ट टेबल की डिटेल है। अभी इस नई वेबसाइट को लेके मैं भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। एक दो दिन में जब इसकी थोड़ी सी रिसर्च कर मारूंगा तब आप लोगों को इसकी और जानकारी दूंगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल इतना ही समझिए कि 11,300 पे अच्छी सपोर्ट बन रही है और 11,400 पे अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है आज के लिए। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. अब किसी स्टॉक से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछिए, मेरे पास अभी 15 मिनट हैं। सर विकास बोल रहा हूँ। हाँ विकास बोलिए। सर अभी आपने जो केशवराम इंडस्ट्रीज बताया था सर 2 दिन पहले, हाँ हाँ हाँ, उसमें सर बेसिकली एंट्री कैसे करना है सर? उसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब क्लोजिंग प्राइस को वेट करूं कि क्लोजिंग प्राइस आए। अगर आपको कैंडल स्टिक स्टडीज के बारे में पता है तो आपके लिए एंट्रेंस आसान हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में नहीं पता है तो फिर वो आप जो है ना कुछ कॉन्फिडेंस लूज करते रहेंगे और ये क्या सोचते रहेंगे कि इसमें क्या करूं, इसमें क्या ना करूं। ये बड़ा, अगर आप प्रॉब्लम है सर के हिसाब से देखें तो बहुत सिंपल है। जैसे मैंने 2 दिन पहले इस लेवल पे मैंने कहा था केशवराम इंडस्ट्री को खरीदने के लिए, क्योंकि आप ये देखिए, ये सबसे पहले ये समझिए कि मैंने क्यों कहा था। मैंने इसलिए कहा था कि ये एक पुरानी रेंज नजर आ रही थी और इस रेंज के ये बाहर अपने को आता हुआ नजर आ रहा था। तो ये डेली चार्ट था। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस डेली चार्ट को हमको एक 75 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करना। अब आप ये देखिए, इसको जब हमने 75 मिनट चार्ट पे कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास यहाँ से 2 डिमांड पॉइंट आ गए कि एक तो इसने यहाँ से ऊपर एक्सप्लोसिव मूव ऐसे दिखाया और दूसरा इसने यहाँ से एक्सप्लोसिव मूव दिखाया। तो अगले दिन जब बाजार खुलेगा तो आपके पास 2 चीजें हैं। अगर बाजार कमजोर खुलता है तो आपको इस पर्टिकुलर जो हमने डिमांड जोन मार्क करी है इसमें आने का इंतजार करना है, और यहाँ से फिर उन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को, बड़ी सिंपल 4 या 5 फॉर्मेशन होती हैं कि भाई कैंडलस्टिक की कि भाई बुलिश फॉर्मेशन क्या क्या है। बुलिश एनगल्फिंग होगी, नीचे कोई हैमर बनेगा या कोई, मतलब जो भी बुलिश कैंडल्स होती हैं उनको देख के और वो फॉर्मेशन दिखे तो यहाँ पे अपना लॉन्ग हो गए और उसी फॉर्मेशन के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगा लिया। अब इस पर्टिकुलर चार्ट में क्या हुआ आप ये देख लो। अब इस पर्टिकुलर चार्ट में और भी सिंपल बात हुई, इसने उस दिन जो है ओपन इज इक्वल टू लो का फॉर्मेशन बनाया। तो आपको अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से उस ओपन इज इक्वल टू लो को पकड़ के रखना है या आपको ये अपना स्टॉप लॉस मानना है।
मतलब नेट नेट बात ये है कि हम जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसका सबसे पहला पर्पस ये होता है कि हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं। तो हमारे लिए ये स्टॉप लॉस था नंबर एक। दूसरा, अगर हम इसको नहीं रखते, हम पहले दिन को ही देखना चाहते हैं, तो ये हमारी पहली कैंडल बनी। जब तक ये कैंडल हमारी पार नहीं होती हम तब तक लॉन्ग नहीं होते। तो ये सारी प्रैक्टिस की बातें हैं। इनको और ये 3-4 तरीके होते हैं किसी भी स्टॉक में घुसने के। सबसे जरूरी होता है अपना स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना कि भाई जैसे पहले हमने ये वाला लेवल देखा, उसके नीचे ये वाला लेवल देखा, तो ये हमारे स्टॉप लॉस पॉइंट्स हैं कि इनके नीचे अगर ये जाने लगेगा तो ये कमजोर हो जाएगा। अब आप ये देखिए, इसने यहाँ से ये भागा है, तो अब ये वाला लेवल जो है इसको बढ़ा के आप ऊपर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो मामला है, ये पुराने किस पॉइंट से प्राइस ने एक्सप्लोसिव मूव देना शुरू किया है, कहाँ से ब्रेकआउट देना शुरू किया है। जैसे आमतौर पे क्या होता है कि ब्रेकआउट पॉइंट एक आम आदमी ये मान के चलता है, मैं दोबारा इस बात पे आ रहा हूँ, फिर दोबारा आपको ये दिखाता हूँ कि हमने एक जो रेक्टेंगल मार्क किया था डेली चार्ट पे, वो ऐसे मार्क किया था भाई ये पुराने लेवल के अंदर प्राइस घूम रहा था और अब यहाँ से प्राइस ने उसको ब्रेकआउट दिया है। तो इसमें इंपॉर्टेंस इस पॉइंट की नहीं है जहां पे कि ब्रेकआउट आया है, इसमें इंपॉर्टेंस उस पॉइंट की है जहां से ब्रेकआउट वाला मूव शुरू हुआ है। तो आपको ये ब्रेकआउट वाला मूव जो है, या तो आप इसको डेली चार्ट पे देखें तो आपको ये वाला लेवल नजर आएगा, और अदरवाइज आपको इसको छोटे फॉर्म में अगर 75 में ले आए तो इसकी बजाय आपको ये नजर आएगा। तो बेसिकली हमको देखना ये है कि जो ब्रेकआउट जिस मूव ने दिया है वो मूव शुरू कहाँ से हुआ है, और वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये जो है ना, ये जब तक आप कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस और पुराने चार्ट्स पे जाके जहां भी ब्रेकआउट आया है उनको स्टडी कर करके नहीं देखेंगे, तो मैं आपको कितना बताता रहूं, आप उस बात को अभी आपको लगेगा कि आप समझ गए हैं, लेकिन क्योंकि आपने पिछले चार्ट पे जाके कम से कम 100 चार्ट पे अलग अलग देखिए। अब जैसे मैं तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 2 से 3 चार्ट डालता हूँ, लेकिन अगर आप सिर्फ जो मैंने पिछले 15 दिन में कम से कम 40 चार्ट डाले हैं और उन 40 में से 35 में वो ब्रेकआउट आया है, आप उन सिर्फ 40 चार्ट्स को जाके पढ़ लीजिए, उनको देख लीजिए कि भाई कहाँ कहाँ पे ये ब्रेकआउट आया और कहाँ कहाँ पे 4 या 5 जगह पे ये फेल हुआ। तो आपको वो कैंडलस्टिक समझ में आ जाएंगी और पता चलेगा कि जहां 5 जगह पे ये ब्रेकआउट नहीं आया वहां पे वो बेसिकली फेल नहीं हुआ, वो ब्रेकआउट आया ही नहीं। क्योंकि हम कैंडलस्टिक्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो हम इस बात को समझेंगे कि एक बार ये ब्रेकआउट आता है इस तरह से कंजेशन के बाद तो ये 10% तक का मूव देता है, और वो लेकिन एक हफ्ता लग जाता है, 4 से 5 दिन लग जाते हैं वो मूव आने में। तो ये कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन आप देखिए, इनको समझिए। एक आध बात मैं आपको लाइव सेशन में आप दोबारा आएंगे कोई स्पेसिफिक बात लेके कि सर ये वाला मुझे कैंडलस्टिक समझ में नहीं आया, तो वो मैं बता सकता हूँ। अदरवाइज तो कैंडलस्टिक का पूरा मेरा 1 हफ्ते का कोर्स है प्राइस एक्शन का, वो ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको और हाथ पकड़ के सिखाएंगे कि ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। Sir, morning. जी सर। और बताइए। Aegis Logistics. एजीज, ओके। The breakout has come. Now price is hovering around 200 with 185 stop loss. We can enter over here. See this, it has come and it is now retesting that breakout point. So as I said, our main job is to mark the stop loss. Stop loss. So 185 this I mod. last time when the price broke out, you see it had stopped in this region for 2 days, Yes. and from here it had broken out. So now this particular region, this becomes our stop loss zone. So you, whatever position sizing you do, you have to do it vis-a-vis this particular zone.
So this zone is about 185, you are very rightly saying. So this is what 185 is our stop loss, and if the current price is 199, so you have to say that in each trade you will be able to bear a loss of say 1000, 2000, 5000 depending upon your capital, and then accordingly you find out your position sizing कि आपको 400 स्टॉक खरीदने हैं कि 100 स्टॉक खरीदने हैं कि 500 स्टॉक खरीदने हैं। तो ये इसमें सिर्फ हम लोग अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बाजार क्या करेगा हम में से किसी को नहीं पता है। बाजार ने यहाँ से एक बार ब्रेकआउट दिया, लेकिन और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छी थी, अब ये नीचे आ रहा है, बहुत थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम के साथ नीचे आ रहा है, तो ये देख के अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ये इस पॉइंट से दोबारा ऊपर जाएगा। लेकिन ओवरऑल बाजार अब मुझे धीरे धीरे जो है वो लॉन्ग साइड की तरफ मैं थोड़ा अब रिस्क अवर्स होता जा रहा हूँ। तो मैं ये कहूंगा कि अपनी पोजीशन साइजिंग थोड़ी कम रखें और स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें। बाजार में अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बस 11,450 11,500 तक का ही दम लग रहा है। अगर बाय दैट टाइम फाइनेंशियल सेक्टर चलने लगता है, बैंकिंग स्टॉक चलने लगते हैं, तब ये थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है। अदरवाइज मैं अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशन हमको कम रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग की पॉसिबिलिटीज देख के उनमें काम करें तो ज्यादा अच्छा है। सर जैसे और अभी बताएं। आपने स्टॉक्स मतलब निफ्टी में भी आपको लग रहा है कि लॉन्ग कम बना है, तो दिस अप्लाइज टू स्टॉक स्पेसिफिक आल्सो और ओनली ऑन निफ्टी? ये तो बड़ी सिंपल बात है, अगर बाजार ओवरऑल निफ्टी अगर कमजोर है तो स्टॉक के चलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ओके सर, ओके सर। हाँ, ये तो बड़ी सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि अगर बाजार कमजोर है तो फिर आपको लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेने से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि भाई बाजार एक आधी डिप ले ले और एक करेक्शन ले ले, तो उसके बाद फिर जब दोबारा चलना शुरू हो तब हमारे लॉन्ग साइड पे हमको बेटर ट्रेड्स मिलेंगे, रिस्क रिवार्ड बेटर रहेगा। इस वक्त मुझे धीरे धीरे लॉन्ग साइड पे रिस्क ज्यादा लग रहा है, रिवार्ड कम लग रहा है। हालांकि अभी इमीडिएटली आज और कल में नहीं टूटेगा, लेकिन अगला हफ्ता बहुत ही क्रूशियल है। लेट अस वेट, क्योंकि अभी मेरा ये मानना है कि 15 अगस्त तक तो ये नहीं टूटेगा। 15 अगस्त को अगर प्रधानमंत्री जी कोई नई घोषणा कर दें ऐसा जिसको कि बाजार बड़ा पॉजिटिवली ले, तो हो सकता है अगले हफ्ते में हमको यहाँ से भी एक मूव दिख जाए। तो इसीलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली निफ्टी के बारे में बताया कि वो जो हमने निफ्टी में प्राइस का और RSI का वो जो एक कॉन्फ़िगरेशन बताया था उसको मैं रिपीट कर देता हूं, ताकि आप लोग अपने लेवल पे भी उसको ऑब्जर्व करते रहें कि ये निफ्टी का पुराना हाई था 11,341 और 11,341 के टाइम पर RSI ने आप देखिए ये हाई बनाया था। अब क्या है, प्राइस वापस आ चुका है, 11,341 को पार कर चुका है, 11,370 के पास आ रहा है, लेकिन RSI पिछड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमको ये देखते रहना है आज और कल के दो मूव के बाद में कि भाई ये प्राइस जो है इसके साथ में RSI मैच कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर नहीं कर पा रही है तो वी हैव टू बिकम डबली कॉशियस विद अवर लॉन्ग पोजीशंस। ओके सर। ठीक है, और कोई सवाल? चलिए, मुझे लगता है आज के लिए आप लोगों को के सवाल खत्म हो गए हैं, तो फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। हैव अ गुड डे, बाय बाय।